गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 21 जुलाई है। आज हम 20 जुलाई और 19 जुलाई ये 2 दिन के आर्टिकल हैं, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ है, इस नाम से है। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपका एक सवाल था कि नोट्स हैं, तो देखो शॉर्ट नोट है वो मैंने 8 जुलाई वाले में बता रखा है। आप बार बार मत पूछो। यदि आप पूछना चाह रहे हो कि पीआईबी के जो नोट्स हैं उसको कैसे बनाया जाए, यदि पीआईबी से डायरेक्टली बनाना है तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। शायद आपका पूछने का तरीका शायद अलग हो सकता है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। और इंग्लिश वालों का सॉल्यूशन कर दिया है, जैसे स्क्रीनशॉट वाला सॉल्यूशन था वो मैंने आज कर दिया है। उसके अलावा लाइव है, देखो लाइव हम नहीं आते हैं। उसके अलावा 8 बजे है, तो आपको प्रॉपर 8 बजे जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाता है। फिर गौरव, जैसे आगमन मिशन है उसके बारे में आपने पूछा था कि देखो आगमन मिशन बताया है आपने, वैसे कि आगमन मिशन है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आगमन मिशन है और एक प्रारंभ मिशन है। ये विक्रम 1 और विक्रम एस, इन दोनों के बीच में अंतर समझने की जरूरत थी, इसलिए मैं आपको बता रहा था। फिर उसके बाद में देखो नेवा, नेवा वाले के अंदर देखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि नेवा है ये नागालैंड है, ये पहला था। ये थोड़ा सा कल गलत बताया था। नेवा है इसके अंदर, और एक ई विधान है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ई विधान क्या है कि सबसे पहले 2010 से 14 के बीच में आया था, तो 2014 में हिमाचल प्रदेश है ये प्रॉपर जो डिजिटली तरीके से विधानसभा है तो वो बन गई थी, वो हिमाचल प्रदेश थी। लेकिन नेवा के तहत पहला शामिल होने वाला जो विधानसभा है तो वो नागालैंड है। ये थोड़ा सा आप इसको वापस ऐड कर लेना, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो ये क्या है थोड़ा सा, बाकी चीजें तो मैं पीआईबी से करता हूँ। बाकी ये जो लास्ट के अंदर जो स्टैटिक पोर्शन टाइप में ये जो अभी 1-2 दिन से शुरू हुआ है, तो ये पीआईबी नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज टाइप में डालता है, तो वो एआई के थ्रू होता है तो वो सही से दिखाता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलो आज इतनी बातें थी शायद। हाँ ठीक है, चलो आज सेशन शुरू करते हैं फिर। देखो आज 10 आर्टिकल हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल हैं आज। इसलिए क्या है कि जो 19 तारीख और 20 जुलाई दो हैं, तो दोनों के अंदर 1-2 आर्टिकल फिर भी बाकी रह गए हैं, उसको हम कल कवर कर लेंगे। 10 से ज़्यादा आपको आपके लिए बर्डन करना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सेशन आप देखते हो कि पीवी सिंधु है, तो इनके बारे में देखो, ये ऊपर वाले दो आर्टिकल हैं, इनको वैसे तो लास्ट के अंदर आपको ना लिखना है। ये कम से कम ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये शुरू वाले, तो इनको लास्ट के अंदर लिखना है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो देखो पहली बात है, प्रधानमंत्री जी ने, जापान ओपन है तो इसका खिताब जीतने पर पीवी सिंधु है तो उनको बधाई वगैरह दी है। तो जापान ओपन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई किसने जीता है। और उसके अलावा यदि आप सॉफ्ट पावर वगैरह की बात करते हैं ना अपन जिस टाइम पे, देखो जैसे आप सॉफ्ट पावर के अंदर योगा के बारे में बात करते हो, या फिर ना कल्चरल एक्टिविटीज है, मूवीज हैं, इनके बारे में बात करते हो, लेकिन खेल के बारे में आप है ना, यदि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो खेल के बारे में आपको लिखना चाहिए। और जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले टाइम पे बात किया था हमने कि जैसे बिग वेस्ट लीग है, तो उसका जो पहला मैच है वो चेन्नई के अंदर होने वाला है। तो ये सारी चीजें है ना, आप खेल जो सॉफ्ट पावर के अंदर आता है तो उसको आप लिख सकते हो, और इसके इसके बारे में भी लिख सकते हो कि अच्छी अच्छी चीजें है ना, सॉफ्ट पावर क्या क्या है, जापान के लिए लिख रहे हो या फिर कहीं के लिए भी लिख रहे हो, तो इनके अंदर। तो जापान ओपन है, ये इन्होंने जीता है, ये पहले भारतीय है। पीवी सिंधु पहली भारतीय है, उन्होंने जीता है जापान ओपन ओपन का खिताब है। बीडब्ल्यूएफ है, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फिर देखो पहले की उपलब्धियां क्या है पीवी सिंधु की। देखो आजकल क्या है कि कुछ टाइम से जो खेल वाले ये अवार्ड वगैरह किसने जीता, ये क्या हुआ, ये सारी चीजें पूछने लगे हैं। इस बार तो नहीं है, पर पहले से पूछा जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम देखना चाहिए हमें कि रियो के अंदर 2016 के अंदर इनको रजत पदक मिला था, और टोक्यो में इनको 2020 के अंदर कांस्य पदक मिला था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप थी स्वर्ण, इसमें इसमें स्वर्ण मिला था 2019 के अंदर। ये थोड़ा आपको पीसीएस के लिए तो ध्यान रखना है, यूपीएससी के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप एक बार देख लोगे इसको। अब देखो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, इसके बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी स्कीम है। खेलो इंडिया स्कीम आई थी, टॉप्स स्कीम आई थी, ये स्कीम है ना चल रही है। फिर उसके बाद में इसके आर्टिकल के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं है, लेकिन इसके अंदर बता रखा है साथ में संस्थागत सहयोग है। तो ये देखो टॉप्स है, साई है, ये सब संस्थागत सहयोग देते हैं। अब देखो मेंस के लिए क्या क्या चीजें हैं कि अवसंरचना की बारे में बात चलती है। जैसे आप देख रहे हो कि फुटबॉल है तो उसके अंदर अभी आप एक अलग ही ना क्रेज चल रहा है। और इंडिया के अंदर 2036 का एक कोच है, तो उन्होंने अच्छे से बताया था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये निवेश है तो अच्छा करना चाहिए, वो इंफ्रा की ही दिक्कत बता रहे हैं मेनली। ठीक है, कि एक भी स्पोर्ट्स है मतलब प्रॉपरली जो फुटबॉल के लिए स्टेडियम है वो है ही नहीं। फिर खेल है तो महिला खेल है, इसकी भागीदारी हो गई। जैसे ये तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन की बात चल रही है, पर बाकी जैसे सारे स्पोर्ट्स का एक मेंस के अंदर है ना कोलैबोरेटिव तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर कॉर्पोरेट सीएसआर का ना सहयोग मिल लेके, और फिर उसके बाद में आप अवसंरचना को बढ़ा सकते हो। फिर प्रीलिम्स लिंक्स क्या क्या है कि जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है,
अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कौन कौन देता है थोड़ा थोड़ा ना आपको पता होना चाहिए। आप पीसीएस के अंदर तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही हो, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि जैसे अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है तो इसको ना नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। फिर अर्जुन पुरस्कार है तो ये किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य है तो वो गुरुओं को दिया जाता है, जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर इसके देखो टॉप्स योजना है। टॉप्स क्या है कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है ये होती है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ओलंपिक के लिए इनको तैयारी की करवाई जाती है। 2014 की स्कीम है। खेलो इंडिया 2018 के अंदर आई थी, जो ग्राउंड रूट लेवल पे है ना, जो खेल के जो नर्चरिंग करना, फिर उनको है ना आगे से आगे बढ़ाना। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ये 2024-25 है, हर साल राष्ट्रपति जी देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। शायद ये हैंग हो गया वापस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या है देखो, ये पिच ब्लैक 2026 है। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो इसके अंदर भारत ने शिरकत की है। तो भारत पहली बार नहीं है इसके अंदर, भारत पहले से भी है ना शिरकत कर रहा है, इसके अंदर शामिल हो रहा है। फिर उसके बाद में ये वायुसेना का है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक है ये, हर साल नहीं होता है, बाइनियल है। फिर उसके बाद में इसके अंदर ये वायुसेना का है और ये बहुराष्ट्रीय है। इसके अंदर एक ही राष्ट्र नहीं है, काफी सारे देश हैं वो शामिल है, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया है, इन दो का ही नहीं है। पिच ब्लैक का मतलब क्या होता है कि रात के अंधेरे के अंदर युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो इसके लिए इसको नाम है ना पिच ब्लैक दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हो रहा है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक्स्ट्रा चीजें भी कुछ दे रखी हैं। देखो बाकी चीजें तो यही है, द्विवार्षिक है। इंडिया के कौन कौन से गए हुए हैं, राफेल गया हुआ है, C-17 ग्लोब मास्टर है, फिर है ना जो हवा के अंदर जो ग्लोब मास्टर हो गया, या फिर राफेल के अंदर ईंधन भरने के लिए क्या है, IL-78 टैंकर है, टैंकर विमान है, ये गया हुआ है। तो उद्देश्य क्या होगा कि इंटरऑपरेटिविटी बढ़ाना, इंडो पैसिफिक रीजन है तो इसके अंदर सुरक्षा या साझेदारी ये मजबूत करना, फिर एकीकरण को मजबूत करना। तो पहले भी भागीदारी कर चुका है भारत, ये भी बता रखा है इसके अंदर। तो उसके बाद में इंडो पैसिफिक के बारे में है ना इन्होंने बता रखा है कि है ना संदर्भ क्या क्या है, कि देखो ये क्या है, मुक्त, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये कीवर्ड है आपके लिए, कि भारत के दृष्टिकोण से है ना ये जुड़ा हुआ है और चीन के खिलाफ है ये, कि मतलब उसके क्षेत्रीय दबदबा है तो उसको है ना संतुलित करने के लिए ना ये रणनीति का भाग है ये। फिर उसके बाद में द्विपक्षीय संबंध, भारत और ऑस्ट्रेलिया है तो ये 2+2 वार्ता करते हैं, आपको पता है द्विपक्षीय संबंध 2+2 क्या होता है, रक्षा प्लस विदेश होता है क्या। ठीक है, तो क्वाड कनेक्शन है, क्वाड के साथ में कनेक्शन क्या है, तो मालाबार युद्ध अभ्यास है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास है तो क्वाड के साथ में आपको पता है कि क्वाड के अंदर ये चारों देश हैं, कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, भारत है। तो मेंस के लिए कुछ कौन बता रखे हैं, आप यदि देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी तो वो लगभग मैंने बता दिया। अब देखो कुछ ही युद्ध अभ्यास दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, मालाबार युद्ध अभ्यास है, ये आपको बता चुका हूं अभी, ये क्वाड के सदस्य है वही करते हैं। फिर नौसेना का है, ये युद्ध अभ्यास है, ये गरुड़ है। ठीक है, अरे सॉरी, युद्ध अभ्यास है ये यूएस के साथ में है, इंडिया का। फिर गरुड़ है, गरुड़ है भारत और फ्रांस का हो गया। फिर इंद्र है तो ये रूस के साथ में करते हैं भारत के। वरुण है ये भी फ्रांस के साथ में है। कोंकण है ये यूके के साथ में है, और समुद्र शक्ति है ये इंडोनेशिया के साथ में है। ये कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब यही हाल फिलहाल के अंदर पिछले 5 6 साल के अंदर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले पूछे गए हैं। देखो ये PYQ के अंदर ऐसे बता रखा है कि 16 17, इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि एकदम सही दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वाला पेज है वो AI से जनरेटेड है, तो ये लास्ट वाला पेज है ना इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो कि मतलब इसके ऊपर ना ऑथेंटिसिटी है ना पूरी नहीं है। वो PIB की बैकग्राउंड की न्यूज़ है जो, या PIB की न्यूज़ है वो ऊपर वाली न्यूज़ें होती हैं। फिर इसके बाद में ये जो स्टैटिक पोर्शन है तो ये थोड़ा सा ना अलग एक्स्ट्रा ऐड है, तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, चीज़ें याद करने के लिए। वैसे तो ये 99% तो मेरे को चीज़ें याद हैं, तो यदि गलत होती हैं तो मैं बता दूंगा उसी टाइम पे आपको। अब देखो अगला है म्यूजियम ऑफ द वर्ड, कि मतलब वर्ड्स के लिए म्यूजियम, जैसे पुराने टाइम पे आप देखते हो कि ओमकार से लेके ओम का वर्ड था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे पांडुलिपि आई, फिर उसके बाद में व्याकरण की जो हुई रचना हुई, जैसे पाणिनि ने की थी रचना, फिर उसके बाद में जैसे आज AI तक है ना, जितनी जितनी भाषाएं हैं कुछ वर्ड हैं तो उनके लिए ना संग्रहण करने के लिए म्यूजियम ऑफ द वर्ड इसका ना उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हो। अब देखो ये क्या है, म्यूजियम ऑफ वर्ड, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये कोलकाता के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम से लेके, ये ओम है, ओम से लेके AI तक। ठीक है, और 150 वर्ष है ना इस बार मना रहे हैं हम वंदे मातरम के भी,
उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी थी, 150 वर्ष वर्ष इसके हो गए, और 125 वर्ष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके बारे में बता रखा है। तो अब क्या है कि कोलकाता के अंदर हो गया। अब उद्देश्य क्या है इसका कि जो भारत की भाषाएं हैं, संस्कृति है, तो उनका ना संरक्षण करना, उनके जो वर्ड्स हैं उनको संरक्षित करके रखा जाएगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, उसकी यात्रा को आने वाली जो पीढ़ी है तो वो पहचान सकें। फिर विषय वस्तु क्या है, ओमकार से लेके व्याकरण हो गया, श्रुति स्मृति हो गया, ताड़पत्र हो गया, प्रिंटिंग प्रेस है, ये सारी चीजें है ना, और एआई तक की है ना भाषा की जो यात्रा है उसको ना इसके अंदर बता रखा है इस म्यूजियम के अंदर। ठीक है, तो भविष्य की योजना क्या होगी कि संग्रहालय को डिजिटल और एआई के साथ में ना भारतीय भाषाओं को एक साथ में लेके, और 5 तरीके से ना एक सूत्र दे रखा है कि भाषा के लिए 5 सूत्र दे रखा है कि इनका संरक्षण है किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में मिलके कैसे संरक्षण किया जा सकता है, तो वो बता रखा है लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए। तो म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, देखो बंगाल का महत्व बता रखा है थोड़ा सा इन्होंने, कि जैसे महर्षि अरविंदो हो गए, ये बंगाल के ना बहुत सारे लोग हैं, वो फेमस हैं। तो राजनीतिक चेतना के अंदर है ना, आप देख सकते हो कि इनके नाम हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते ही हैं। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा, देखो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है तो अभी 2024 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन किन को दिया गया है, एक तो बांग्ला है, फिर मराठी है, पाली है, प्राकृत है, और असमिया है, इनको भी। ठीक है, अब आलोचनात्मक दृष्टि क्या है, जैसे भारतीय संरक्षण, देखो वो 5 पॉइंट थे वो नीचे लिख रखे हैं मैंने। देखो कुछ कुछ चीजें हैं वो ये नहीं डालते हैं, तो मैं क्या है कि वापस इनको रीचेक भी करता हूँ कि कुछ ना कुछ छूट नहीं जाए, तो वहां से ना उठा के मैं पीआईबी से और डालता हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाषा के संरक्षण और विकास के लिए प्रस्तावित 5 सूत्र, तो ये 5 सूत्र मैंने अलग से डाले हैं बाद में, उसी के अंदर है, पीआईबी के आर्टिकल के अंदर ही है, लेकिन इन्होंने छोड़ दिए थे इसके अंदर। फिर परिवार की भाषा, देखो पहली बात है कि बच्चा है ना, उसकी पहली पाठशाला बननी चाहिए भाषा ही। ठीक है, फिर परिवार की भाषा ही है ना, उसकी पहली पाठशाला हो। फिर बच्चे की पढ़ाई है उसकी मातृभाषा के अंदर ही हो। फिर विद्यालय और विश्वविद्यालय, उसके अंदर मौलिक चिंतन है ना, उसका केंद्र बनना चाहिए। आपको पता है कि मौलिक चिंतन है तो वो क्या है कि आपकी जो खुद की लैंग्वेज होगी, मातृभाषा होगी, उसी के अंदर ही डेवलप होना है ना, वो आसान होता है। तो विद्यालय के बारे में बता रखा है, हर भारतीय भाषा को ना डिजिटल और एआई के सक्षम बना के, और उनको 1000 साल की जो अतिरिक्त आयु है ना वो प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा कि ये लंबे टाइम तक जीवित रहें। धीरे धीरे भाषाएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। फिर उसके बाद में हर युवाओं को अपनी मातृभाषा के साथ में कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा है ना वो भी सीखनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि आप राजस्थान के हो या हिंदी बेल्ट के हो, तो आपको साउथ की लैंग्वेज सीखनी चाहिए, साउथ वाले हैं तो वो नॉर्थ की लैंग्वेज सीखें। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी है। आलोचनात्मक दृष्टि है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी तो इन्होंने बताया है कि संग्रहालय है तो ये यहाँ तक ही सीमित नहीं होगा, डिजिटल पहुंच वगैरह होगी, इनको प्रिजर्व किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम है तो इसके अंदर भी है ना ये चीजें हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। और सामुदायिक भागीदारी है तो इसका भी आवश्यकता है कि समुदाय है तो ये भी है ना भाषाओं को संरक्षण करने के लिए ना इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर सकता है। फिर म्यूजियम ऑफ द वर्ड्स के बारे में, इसमें स्थैतिक मतलब ये स्टैटिक पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा जो पहले की है। अभी टोटल कितनी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं 11 हो चुकी हैं, 2024 के अंदर जुड़ी हैं। उसके अलावा देखो पहली भारतीय भाषा कौन सी थी, तमिल, जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने वाली पहली भाषा है वो तमिल थी। फिर उसके बाद में ये काफी सारी भाषाएं वो जुड़ गई थी, और ये लास्ट वाली हैं 2024 के अंदर जुड़ी हैं। 8वीं अनुसूची है, आपको पता है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं। फिर उसके बाद में राजभाषा है तो उसका 343 से 343 से 351 है, ये इसका आर्टिकल है। भाषाई प्रावधान वगैरह दे रखे हैं। तो इसके अंदर क्या है, संस्थान कौन कौन से हैं कि साहित्य अकादमी हो गया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गया, संगम कार्यक्रम, भाषा संगम कार्यक्रम होता है। ठीक है, मतलब भाषाओं को एक साथ में लाने के लिए भाषा संगम कार्यक्रम होता है। पीवाईक्यू पैटर्न में देखो, आप देखो कि 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा चुका है। शास्त्रीय भाषाएं हैं तो इनके बारे में पूछा जा सकता है आपको। फिर सांस्कृतिक संस्थान है जो अलग अलग जगह पे, उनके बारे में भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सांस्कृतिक संस्थान बहुत ज्यादा होते हैं, 8 हैं शायद जहां तक मेरे को याद है, तो उनके बारे में ज्यादा मत जानना आप। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये पीआईबी बैकग्राउंडर का है, और कैच द रेन है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही देखेंगे। पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी, थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने वही चीजें डाली हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं डाली है मैंने। हालांकि इसके अंदर डेटा वगैरह थोड़ा ज्यादा डल गया है, उसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो आप। देखो मन की बात के अंदर ये किया गया है। देखो एक तो है जल संचय, जन भागीदारी। ठीक है, तो ये क्या है कि 10 लाख से ज्यादा है ना लक्ष्य रखा गया है कि 27 लाख भूजल पुनर्भरण संरचना है ना ये बनाई जाएंगी। जल संचय जल भागीदारी, एक तो ये है इसके अंदर कैच द रेन के अंदर ही। फिर जल संचय जन भागीदारी ये 2.0 भी शुरू किया गया था, ये 2024 के अंदर था, ये अगले साल इसको शुरू किया गया है। एक साल के लिए, हर एक साल के लिए जल संचय जन भागीदारी योजना है, तो उसको है ना किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो संरचनाएं हैं, जैसे मतलब कोई एनिकेट बना लिया या फिर कुछ तालाब कुएं इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो संरचनाएं हैं तो उनको थोड़ा और बढ़ा दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो मेंस के अंदर है ना, आप ये चीज लिख सकते हो, 3C का सिद्धांत है ये। मतलब कम्युनिटी है, ये हेल्प कर सकती है। फिर सीएसआर है, ये हेल्प कर सकता है। और कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है,
तो मतलब कॉस्ट है तो वो भी है ना थोड़ी सी कम हो, यदि पैसा मिल जाता है तो भी है ना हेल्प हो जाती है। तो कम्युनिटी, सीएसआर और कॉस्ट, ये तीन चीजें हैं। तो जन भागीदारी, संस्थागत सहयोग पर आधारित मॉडल, संपूर्ण सरकार, यही सेम ही चीज है, कुछ नहीं है और। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख चुके हो। अब ये क्या है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा है ना जो जल पुनर्भरण संरचनाएं हैं तो वो हो चुकी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर बता रखा है। और जल शक्ति अभियान है, देखो 2019 के अंदर शुरू हुआ था। जल शक्ति अभियान अलग है, जल संचय जल भागीदारी है ये अभियान है, ये अलग है। तो ये जल शक्ति अभियान है, ये 2019 के अंदर शुरू हुआ था। फिर इसके बाद में हर साल है ना इसकी थीम वगैरह है ये चेंज होती रहती है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब 2024 के अंदर नारी शक्ति से जल शक्ति है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखना चाह रहे हो कि कई बार नारियों को थीम बना लिया जाता है, कहीं वर्षा संचय है तो उसके बारे में बात कर ली जाती है, तो ये थीम वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर ही अटल भूजल योजना है, उसके बारे में बता रखा है। और ये आपको पता है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है उसकी हेल्प से है। और 50-50 है इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की, ये सब आप जानते ही हो। यदि आपने एक बार भी प्री दिया है तो लगभग ये चीजें तो बहुत ईजी वाली है। और ये 7 राज्यों के अंदर है। सात जो सबसे ज्यादा जो दोहन करने वाले राज्य हैं, तो उनके अंदर है ना ये अटल भूजल योजना है, इसको लॉन्च किया गया था। और कैच द रेन है इसके साथ में है ना, इसको जोड़ दिया था बाद में। तो अब क्या है, जल शक्ति केंद्र है, जल शक्ति केंद्र एक जिलों के अंदर है ना जल सुविधा केंद्र, जल शक्ति केंद्र इस तरीके से बनाए जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल है ना, टेक्नोलॉजिकल इनकी मार्गदर्शन वगैरह है ना यही करते हैं। और मेंस के लिए कुछ है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो बस अब बाकी चीजें इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो ऊपर ऊपर से कौन कौन सी योजनाएं हैं वो चल रही हैं, ये स्टैटिक पोर्शन के तरीके से ना इनको कनेक्ट करने के लिए दे रखा है। पीआईबी के अंदर ये चीजें नहीं है। एक ये चीज देख सकते हो, जल शक्ति मंत्रालय है, ये 2019 के अंदर हुआ था। और ये दो मंत्रालय थे, दो विभाग थे, उनको जोड़ के जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। एक तो पेयजल और स्वच्छता वाला, और एक जल संसाधन वाला, ये दो थे विभाग, इनको जोड़ के बनाया गया था। तो ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई थी जेनेवा के अंदर, है ना। जिनेवा के अंदर 2022 के अंदर बैठक हुई थी। और उसके अंदर क्या है कि जो फिशरीज है, मतलब जो मछली पालन है, तो उसको अच्छे से कैसे किया जा सके, और उसको पर्यावरण पर्यावरण के संधारणीय तरीके से ना, मछली उत्पादन है, मछलियों को पकड़ना या फिर उनका व्यापार करना, वो पर्यावरण के संधारणीय तरीके से ना उनको विकसित किया जा सके, उसके लिए डब्ल्यूटीओ के अंदर है ना एक एग्रीमेंट हुआ था, और भारत ने उसको साइन नहीं किया था। हालांकि क्या होता है कि 2/3 सदस्य होते हैं ना, उनकी सहमति के बाद में कोई भी एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ के अंदर, वो है ना सहमति के बाद में इसको अप्रूव कर दिया जाता है, उसको लागू हो जाता है। लेकिन भारत ने अब इसको है ना ज्वाइन किया है। इसके बारे में ये न्यूज़ है कि अब क्या है कि भारत ने पक्षकार बनते हुए, अब भारत इसका पक्षकार बन गया है, उसकी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर जो पहला फेज है उसी के अंदर दी है, दूसरे फेज के अंदर इन्होंने नहीं दी है अभी स्वीकृति। तो अभी क्या है कि मत्स्य पालन है, तो इसकी सब्सिडी वगैरह के समझौता है, उससे संबंधित है। कि क्या है कि जैसे भारत अभी भी मना कर रहा है वैसे तो, कि जो विकसित देश हैं तो उनके पास में बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये गहरे समुद्र के अंदर उतर के जो ईजेड होता है, जो 24 नॉटिकल माइल है, सॉरी 200 नॉटिकल माइल है, वहां तक जाकर ये अपने जो जहाज है वहां पे ले जाके, और ट्रोलर्स वगैरह होते हैं जो है ना नीचे से है ना, जो मछलियों के अंडे वगैरह हैं तो उनको भी खराब कर देते हैं। ट्रोलर से एकदम गहराई में जाके मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो इंडिया कह रहा है कि उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो इसलिए क्या है कि हमें जो मछुआरे हैं उनको सब्सिडी देना ना शुरू रखना चाहिए, और जो विकसित देश हैं वो अभी बंद कर सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसके बारे में अभी बात चल रही थी, और भारत ने वैसे स्वीकृति दे दी है इसको, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट को। ठीक है, तो 2022 के अंदर जिनेवा के अंदर हुआ था ये। 123वां सदस्य बन गया है डब्ल्यूटीओ का, जो है ना भारत ने समर्थन दे दिया है। अब ये क्या है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं, बोल के बताई हैं। ठीक है, तो ये चीज है, देखो पर्यावरणीय संपोषण को केंद्रीय उद्देश्य बनाने वाला ये पहला बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौता है। कि मतलब पर्यावरण का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए डब्ल्यूटीओ का ना ये पहला समझौता है कि सभी देशों के बीच में होने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा पर्यावरण से संबंधित पहला समझौता है ये। फिर समझौते का दायरा क्या होगा, जैसे अवैध है, अनियमित है, मछली पकड़ना है, ये सारी चीजें है ना, अत्यधिक दोहन भंडार है, इनको बढ़ावा देने वाली जो सब्सिडियां होती है ना उनको खत्म करने की बात है इसके अंदर। फिर इसके अंदर देखो एक चीज है, एक चीज आपको ये नोट करनी है, एक्वाकल्चर अंतर्देशीय मत्स्य पालन इससे बाहर है। एक्वाकल्चर मतलब कि जो आप फिशरीज है, जो आप पोर्ट वगैरह के अंदर या तालाब के अंदर, जो देश के अंदर जो तालाब वगैरह है उनके अंदर यदि कर रहे हो तो आप है ना इसके अंदर शामिल नहीं हो। उसके अंदर आप सब्सिडी दे सकते हो, सरकार सब्सिडी दे सकती है, वो शामिल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ क्या होंगे, जो पारंपरिक मछुआरे वगैरह हैं उनकी आजीविका है तो वो संरक्षित होगी, भारत की जिम्मेदारी होगी। फिर
विश्वसनीयता बढ़ेगी कि प्रीमियम बाजारों तक है ना पहुंच बढ़ेगी कि एनवायरनमेंट को नुकसान करके इस तरीके से नहीं की गई है मत्स्य पालन। फिर घरेलू ढांचा क्या है कि ईजेड है, तो इसके लिए क्या है, मत्स्य पालन संशोधित दोहन नियम 2025 है, और उसके अलावा 2025 का ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। भारत सरकार क्या क्या कर रही है, एक तो ईजेड है, ईजेड जैसे मतलब इंडिया है ना, तो इसका जो ये वाला एरिया है, जो मतलब 200 नॉटिकल माइल, ये यहां तक मान लो, ठीक है, तो ये वाला एरिया है, यहां तक ईजेड होता है, इसको ईजेड कहते हैं, आपको पता होगा। तो और मत्स्य संपदा योजना है, ये भी चल रही है भारत की। तो मेनली ये ईजेड के अंदर है ना, यदि आप ज्यादा मत्स्य पालन कर रहे हो, ज्यादा दोहन कर रहे हो, तो उसके लिए ये स्कीम है। स्कीम क्या, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, सॉरी। तो विश्लेषणात्मक तरीके से और देख लेते हैं क्या है कि 2/3 सदस्य उनकी स्वीकृति के बाद में ही मिलता है। एसडीजी गोल कौन सा है वो बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने शुरुआत के अंदर ही आपको बता दिया है। दूसरा स्तंभ अभी लंबित है, अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्य पालन पर व्यापक अनुशासन के लिए दूसरा चरण है, उसके अंदर है ना भारत अभी मांग कर रहा है, और भी मांग कर रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 2020 के अंदर शुरू हुई थी, जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर मेंस के लिए कुछ थोड़ा सा बता रखा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स यदि आप सोचना देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फिर ईजेड है, तो ईजेड 200 नॉटिकल माइन है, यहां तक हो गया। फिर नीली अर्थव्यवस्था के बारे में बता रखा है, डब्ल्यूटीओ संरचना बता रखी है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन कौन से निकाय होते हैं, वो आप स्टैटिक पोर्शन है वहां पे आप देख सकते हो, इसके अंदर ना देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब देखो अगला है कला संस्कृति विकास योजना, और हिंदी के अंदर भी इसको ऐसा ही लिखा हुआ था, कला संस्कृति विकास योजना, इसके लिए मैंने इंग्लिश के अंदर इसको नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कला संस्कृति विकास योजना है, ये अब गुरु शिष्य परंपरा जो चल रही थी उसके अंदर क्या है कि गुरु जो पुराने टाइम के जो ऐसे मान लो कि जो वृद्धजन हो गए हैं, 60 से ऊपर हो गए हैं, 70 से ऊपर वाले हैं शायद इसके अंदर, तो अलग अलग स्कीम है, तो उससे क्या है फायदा मिलता है उनको। जो आप देखते हो कि पारंपरिक जो संगीत वगैरह हो गए, या फिर ना नाट्य कलाएं हो गई, नृत्य हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, तो उनके जो गुरु शिष्य की परंपरा है तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बात कर चुके हैं कि इनको है ना कुछ स्टाइफंड वगैरह, या फिर है ना इनको कुछ पैसा वगैरह, पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो उसके बारे में ना ये कला संस्कृति विकास योजना है कि कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो उनके संरक्षक है, तो उनको है ना वित्तीय अनुदान कैसे दिया जा सके, उसके लिए स्कीम है ये। तो देखो पहली बात है 7 सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पे, जोनल कल्चरल सेंटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर राष्ट्रीय संगठन अनुदान है, तो राष्ट्रीय संगठन के अनुदान कितना दिया जा रहा है, 1 करोड़, ये काम का नहीं है। टैगोर वाले हैं 15 करोड़ दे रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है, पहली बात तो ये योजना है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसके अंदर कितने पैसे दिए जाते हैं, 15,000 रुपए प्रति महीने, ठीक है, ये तो दिए जाते हैं गुरु को, और शिष्य को दिए जाते हैं 2,000 से 10,000। अब उसकी एज कितनी है उसके आधार पे, और कितने शिष्यों को, 18 शिष्यों को, एक गुरु और 18 शिष्य, ये बस आपको ध्यान रखना इतना सा, ठीक है। अब 5 साल का कुछ डेटा है, ये है वो है, कुछ काम का नहीं है अपने, ठीक है। अब देखो फेलोशिप योजना है, इसके अंदर क्या है कि अलग अलग है ना स्कीम और चल रही है, इन लोगों के लिए ना अलग अलग स्कीम चल रही है। अब देखो फेलोशिप योजना है, तो 400 जो फेलोशिप वाले जो जूनियर होंगे तो उनके लिए 10,000 रुपए प्रति महीना, सीनियर होंगे उनके लिए 20,000 रुपए प्रति महीना। ये इतना डीप के अंदर डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार देख लो आप, ठीक है। और यदि मैं बोल रहा हूँ उसके साथ में आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। और 2 साल के लिए ना ये फेलोशिप के तरीके से इनको रुपए दिए जाते हैं। और जैसे मतलब टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान फेलोशिप है, इसका ये नाम दे रखा है। अब उसके बाद में वरिष्ठ कलाकार सहायता, वरिष्ठ कलाकार है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 60 साल से ज्यादा आयु के यदि वो गुरु हो चुके हैं, तो उनको, और उनकी आय है वो 72,000 से कम है वार्षिक तौर पे, मतलब मंथली नहीं, वार्षिक। वार्षिक यदि उनकी आय इतनी कम है, तो उनको क्या है 6,000 रुपए प्रति महीना है ना, ये पेंशन दी जाती है। और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद में उनकी जो जीवन साथी हैं तो उनको साथ में दे दी जाती है, यदि पुरुष है तो महिला को, महिला है तो पुरुष को। तो जीवन साथी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और वो 6,000 उनको भी मिलते रहते हैं उसके बाद में, उनके मरने के बाद में। अब टैगोर सांस्कृतिक परिसर ये है, तो इसके लिए भी कुछ पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये आप देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना नहीं है इसको। केंद्रीय सहायता 90% मिलती है, छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये डीप से डीप हो गया है। अब देखो 7 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो एक बार, जैसे मतलब पटियाला है, नागपुर है, उदयपुर है, प्रयागराज है, कोलकाता है, दीमापुर है और तंजावुर है, ठीक है। आप इनके राज्यों के बारे में तो जरूर जानती होंगी कौन से राज्य से रिलेट करते हैं ये। और
केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, इनके बारे में आपको अंतर पता ही है कि एक 100% ना केंद्र सरकार देती है, और उसके अंदर दूसरे के अंदर है कि प्रायोजित होगी तो क्या होगा कि उनकी केंद्र और राज्यों की कुछ कुछ भागीदार होगी, 60-40 हो गया, 50-50 हो गया, 90-10 हो गया, इस तरीके से अलग अलग भागीदारी चलती है। फिर उसके बाद देखो, देखो ये आर्टिकल है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, इससे रिलेटेड है। देखो आपको पता है कि जैसे लोक कलाएं हैं, तो हर एक गांव के अंदर अलग अलग है ना टाइप की लोक कलाएं होती हैं, छोटी छोटी, जिनका है ना पहचान करना मुश्किल होता है। उनको जब तक आप बचाओगे कैसे, जब तक आपको पता ही नहीं है कि उनका पहचान क्या है, मतलब ऐसी लोक कलाएं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए क्या है कि पहले आपको मानचित्रण करना पड़ेगा, अलग अलग जाके जगह जाके गाँव के अंदर जाके आपको डेटा लेना, मानचित्रण करना, फिर उसको डेटाबेस में डालना, फिर उसके बाद में उनके बचाव वगैरह करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। तो अभी ये क्या है, राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन है, सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये ग्रामीण लेवल पे किया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको कि ग्रामीण लेवल पे ही किया जाता है, ये राज्य स्तर पे या फिर ना दूसरे स्तर पे ऐसे नहीं किया जाता है, मतलब संसदीय क्षेत्र के स्तर पे ऐसे नहीं किया जाता है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये जो इसके लोक कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, तो इनको कुछ भी फंडिंग वगैरह या फिर उनका बीमा सुविधाएं ये सब है ना इसके अंदर नहीं दी जाती हैं। ये इसके अंदर क्लियरिफाई किया है कि इनके अंदर इनको लोक कलाकारों को इनका पंजीकरण वगैरह भी नहीं किया जाता, इनका कि पंजीकरण भी इसके अंदर नहीं किया जाता है, सिर्फ इनकी पहचान की जाती है, सिर्फ इतना ही है। इनका न पंजीकरण किया जाता है, न लोक कलाओं को वित्तीय सहायता वगैरह नहीं दी जाती है, ये ग्रामीण स्तर पे होता है। ये 3-4 पॉइंट हैं, ये इसके अंदर बता रखे हैं। ठीक है, तो देखो, ग्राम स्तरीय सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाता है। ये क्या है, मेरा गांव मेरा धरोहर, इसके तहत इसका मानचित्रण किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पहल के जरिए ना इसका मानचित्रण किया जाता है। सीमाएं क्या है वो मैंने आपको बता दी हैं कि सांस्कृतिक कार्यकर्ता पंजीकरण वगैरह नहीं किया जाएगा, श्रेणीवार निर्वाचन क्षेत्र है तो उसके अंदर है ना बार बार डेटा नहीं रखा जाएगा, यही चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। वित्तीय सहायता नहीं दी जाती इनको। फिर उदाहरण दे रखे हैं, देखो इसके अंदर अलग अलग टाइप के उदाहरण दे रखे हैं। आपको क्या है कि जैसे यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान के अंदर भी है ना, पीसीएस के अंदर मैंने देखा हुआ है, पेपर देखा है, तो ऐसी ऐसी चीजें है ना जो इसके अंदर दे रखी हैं, 4-5 पॉइंट है राजस्थान के, तो वो इसके अंदर कहीं भी है ना कोई अच्छी किताबों के अंदर मिल जाए, बाकी वैसे किताबों के अंदर नॉर्मली नहीं रहती। तो यदि आप यूपी के लिए, एमपी के लिए या फिर राजस्थान के लिए पीसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये 20 जून का आर्टिकल है, 20 जुलाई का सॉरी, और आप संस्कृति मंत्रालय की जो वो है प्रेस रिलीज है उसके अंदर जाके देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, 20 जुलाई की, तो वहां पे आप जाके देखना। वैसे यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में, सारों के बारे में आपको बताया जा सके, सिर्फ आप इतना देख सकते हो कि राजस्थान की कावड़ कला, पावा वादन, फिर कर्नाटक का यक्षगान, ये तो इजी इजी दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल का बाउल गायक है, फिर ये सब है ना सूचीबद्ध है इसके अंदर। अब देखो उद्देश्य क्या है इसके, कि कला संस्कृति इनका है ना सहेजना, इनकी है ना प्रोफाइलिंग वगैरह करना, ग्राम के अंदर जो सांस्कृतिक प्रोफाइलिंग है वो की जाएगी इसके अंदर। फिर अंतराल क्या होगा, जैसे पर्यटन है, शिक्षा है, कौशल है, तो इनके जो जुड़ाव का कोई प्रावधान नहीं है कि मतलब उनको सांस्कृतिक जो इनका किया जाएगा, उनका सर्वे वगैरह किया जा रहा है तो उनको साथ में नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो नीति सुधार की स्पष्ट गुंजाइश, साइलो में रहने की नीति निर्माण में उपयोगिता, मतलब नीति निर्माण और फिर उसके बाद में उनको फंडिंग, ये दोनों चीजें साथ के अंदर ना नहीं लाई जा रही हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता ना ही सीमित है कि सारी चीजें इसके अंदर नहीं की जा रही, सिर्फ मानचित्रण वगैरह किया जा रहा है। अब क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त के अंदर क्या है, भारत के 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, ये शामिल हैं, जैसे योग हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, बाकी सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में बता रखा है। मेंस के लिए कुछ बता रखा है, देखो 15 है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर कुछ ही दे रखी है, कालबेलिया वगैरह ये सारी, तो आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसके अंदर जाके देखना है ये सारी चीजें। डिजिटल मिशन कौन कौन से हैं, एक तो डिजिटल इंडिया भाषिणी हो गया, जो मतलब एआई आधारित है ना, भाषा का अनुवाद करती है, तो ये हो गया। फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार डिजिटलीकरण कर रहे हो, फिर ई ग्रंथालय है, इस तरीके से डिजिटल मिशन है जो इनका संरक्षण का काम करते हैं, तो वो संबंधित है ना ये चीजें दे रखी हैं इसके अंदर। और जीआई टैग है, तो ये भी है ना आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके अंदर पटचित्र वगैरह, वर्ली पेंटिंग, ये सब बता रखी हैं, तो ये भी बता रखे हैं। तो वो आप उसके अंदर जाके देख सकते हो यदि आपको पीसीएस की तैयारी करनी है। बाकी जो मैंने बताया उसके अंदर आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है यूपीएससी के लिए। तो अब भारतीय शहरों में अर्बन हीट आइलैंड है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट है वो प्री के लिए है, बाकी है ना चीजें मेंस के लिए हैं। तो मेंस के लिए है वो मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि अर्बन हीट आइलैंड है, जैसे शहर हैं तो क्या है कि जल्दी गर्म होते हैं, दिन के अंदर जल्दी गर्म होंगे सूर्य के प्रभाव से, और रात को है ना जो कंक्रीट है तो उसकी वजह से थोड़ा लेट ठंडे होते हैं, सुबह होते होते ऐसे जाके ठंडे होते हैं। तो दिल्ली वगैरह आप देखते हो कि जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है और हीट आइलैंड है ना वो बन जाते हैं। तो देखो इसके लिए पहली बात तो है एनडीएमए है,
इन्होंने दिशा निर्देश 2019 के अंदर जारी किए थे। ठीक है, तो शहरों के अंदर हीट एक्शन प्लान वगैरह, इसके अंदर क्या है कि 64 शहर है ना, उनके अंदर हीट एक्शन प्लान है ना, ये शुरू किए गए थे। ठीक, तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली राज्य जलवायु कार्य योजना है, ये भी चालू की कर रखी है। तो इसके अंदर आपको एक तो ये याद रखना है कि दिल्ली के लिए ये कार्य योजना है। उसके अलावा देखो अंदर है ना, ये कीवर्ड है, कूल रूफिंग करना, कूलिंग कॉरिडोर बनाना, हरित बुनियादी ढांचे का विकास करना, और वर्षा जल की निकासी को मजबूत करना, कि वर्षा जल है तो उसको एक स्पेशल जैसे मतलब तालाब वगैरह वहां पे है ना, उसकी निकासी अच्छे से की जा सके, तो उनको मजबूत करना। ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। आपको यदि अर्बन हीट आइलैंड के संबंधित है ना कोई मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी चीजें, तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो ये सारी चीजें। फिर अमृत 2.0 है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे पार्क के परियोजनाएं हैं, तो शहरों के अंदर पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, 12 जो राज्य हैं वहां पे शहर हीट रेजिलिएंट पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, 12 शहरों के अंदर। मैं राज्य बोल गया शायद, है ना। फिर अब औपचारिक श्रमिक सुरक्षा। अब देखो श्रमिकों के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, इसके अंदर जो पीछे कीवर्ड थे 3-4, उनके साथ में आप है ना ये चीजें भी जोड़ सकते हो। श्रमिकों के लिए छायादार वेंडिंग जोन वगैरह आप बना सकते हो, पेयजल है ना व्यवस्था करो अलग अलग जगह, कूलिंग सेंटर बनाओ अलग अलग जगह, और कार्य घंटे हैं उनको थोड़ा सा लचीला करो, कि मतलब सुबह और शाम को थोड़ा ज्यादा रखो, दिन के अंदर रेस्ट रखो, ऐसा कर सकते हो। एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, ये ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है कि खुद का एक कूलिंग एक्शन प्लान है ना वो जारी किया है भारत ने। तो ये 2019 के अंदर ना भारत ने शुरू किया था, तो ये भारत पहला देश बन गया है। ये थोड़ा सा आप है ना प्री के लिए मेंस के लिए दोनों जगह आप है ना हीट आइलैंड के संबंधित या हीट वेव है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप है ना इन चीजों को लिख सकते हो। अब संवैधानिक आधार, देखो ये तो आपको पता है कि जैसे 12वीं अनुसूची है, हाँ सॉरी, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 12वीं अनुसूची है, आपको यदि ऐसे कहा जाए कि ये एक्शन प्लान वगैरह है ना ये कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, कौन बनाता है, देखो केंद्र सरकार इसके बारे में नहीं करेगी कुछ भी। ठीक है, हीट के लिए एक्शन प्लान है ये केंद्र सरकार नहीं करेगी। और आपको प्री के अंदर यदि स्टेटमेंट में घुमाया जाता है तो आपको बिल्कुल भी है ना घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा शहरी स्थानीय निकाय है, इनको डाल देना आप। ठीक है, फिर संघीय ढांचे की सीमा, मतलब केंद्र सरकार क्या करेगी, सिर्फ सलाह देगी, वित्तीय सहायता देगी और तकनीकी सहायता देगी, ये तीन ही काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके। अब देखो एक क्लाइमेट जस्टिस है, एक कीवर्ड और दे रखा है इसके अंदर, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। देखो जैसे मान लो आप लोग हो, कुछ लोग आप में से जैसे एसी के अंदर रहते हैं, लेकिन बाहर जैसे मजदूर हैं, तो जैसे आप तो अंदर ठंडे रहोगे, लेकिन बाहर है तो ये जो हीट है जो एग्जॉस्ट होता है तो वो बाहर है ना गर्मी क्लाइमेट के अंदर चेंज कर रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, मजदूर वगैरह है तो उनको ज़्यादा हीट सहना पड़ता है। तो ये क्या है कि क्लाइमेट जस्टिस है उसके खिलाफ है। यदि कुछ लोग हैं तो वो आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं आराम से, गर्मी वगैरह उनको नहीं लग रही है, और बाहर जो मजदूर वगैरह हैं उनको ज़्यादा लगती है, तो ये क्लाइमेट जस्टिस के खिलाफ है। ठीक है, तो ये आप ऐसे वर्ड है ना आप यूज में ले सकते हो। अब एनएपी ट्रिपल सी के 8 मिशन है, इनके बारे में थोड़ा सा आप देखो, इनको लिखना है आपको, मतलब ये हमेशा मेंस आंसर राइटिंग है उसके अंदर हमेशा काम आते हैं। ये जो राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, कोई भी टॉपिक आ रहा है ये मिशन वगैरह आप याद रखो, जैसे एसडीजी होते हैं उसी तरीके से ना इनको याद रखना है। ठीक है, और ये योजना है ये मैंने बता दी, इसमें कुछ काम का नहीं है। आईपीसी की आईपीसीसी है तो उसकी AR6 रिपोर्ट थी, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी, अभी इसका कोई काम नहीं है। और बाकी देखो एनएपी ट्रिपल सी के बारे में या फिर उष्मा द्वीप के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप मेंस के अंदर है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको। अब देखो अगला आर्टिकल है, गोवा में नक्शा पायलट प्रोजेक्ट है, इससे संबंधित है। देखो गोवा के अंदर सरकार ने क्या है, एक ऐसा किया है कि एक नक्शा पायलट प्रोजेक्ट है तो उसको ना लॉन्च किया था सरकार ने। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो अफवाह वगैरह इस तरीके से फैल गई कि जो स्वामित्व योजना है उसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि भूमि स्वामी है तो उनके एक नक्शा वगैरह ऐसे तैयार किया जाता है, लेकिन उनके जो शहरों के अंदर करने वाला है तो ये नक्शा पायलट प्रोजेक्ट है, तो ये स्वामित्व से थोड़ा अलग है। और उनके अंदर ऐसे अफवाह फैल गई कि ये भूमि अधिग्रहण के लिए किया जा रहा है, कि इसके अंदर पूरा डेटा वगैरह लिया जाएगा। जो लोग वहाँ पे गोवा के अंदर जमीन खरीद खरीद के बैठे हैं, और लेकिन वहाँ पे वो उनको मतलब रहता कोई नहीं है वहाँ पे, तो उनको ऐसे लगता है कि हमारी भूमि है तो वो जा सकती है। तो सरकार ने क्लेरिफाई किया है कि नक्शा पायलट प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर, शहरों के अंदर, अलग अलग शहरों में जैसे अभी गोवा में किया जा रहा है उसके अलावा दूसरे शहरों में भी किया जाएगा। तो शहरों के अंदर क्या है कि एक मैपिंग टाइप में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, उसको भूमि अधिग्रहण से आप जोड़ के मत देखिए। और वहाँ पे क्या है, तालाब कितने हैं, वृक्ष जो आवरण है वो कितना है, कौन कौन सी जगह तटीय क्षेत्र किस किस तरीके से है, वो ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण द्वारा सिर्फ मैपिंग की जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो जीआईएस आधारित है ना मैपिंग वगैरह कर रहे हैं हम। और अफवाहों को ही इन्होंने बताया, बाकी ये सारी चीजें वही है मैंने आपको बता दी है कि
और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि कुल मिला के नक्शा है वो भूमि अधिग्रहण नहीं है, ठीक है, यही समझना है आपको बस। अब देखो इसके अंदर कुछ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ये 2008 के अंदर आया था और 2016 के अंदर इसको पुनर्गठित किया गया था कि नगरों के ना नियोजन भूमि प्रशासन किस तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए DILRMP ये है, ठीक है। और नक्शा बनाम स्वामित्व क्या है, इसके अंदर अंतर क्या है कि जैसे ड्रोन सर्वेक्षण दोनों के अंदर किया जा रहा है, ठीक है, फिर नक्शा है तो वो स्वामित्व देता है, इसके नहीं देता है, और ये अधिग्रहण वगैरह ये है ना इसके अंदर स्वामित्व है, उसको स्वामित्व स्कीम के अंदर होता है। फिर GIS आधारित है दोनों के लिए, ये शहरी के लिए है वो ग्रामीण के लिए है, ये थोड़े से अंतर और समानताएं हैं। जांच प्रक्रिया क्या हो गई, ये कोई काम का नहीं है, मेंस दृष्टिकोण आप इसके अंदर बिल्कुल ही मत सोचो। स्वामित्व योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, भूमि आधार है जो 14 अंकों का होता है वो है। फिर अन्य संबंधित पहले है कुछ बता रखी है, ई कोर्ट वगैरह हो गया, राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति हो गया, ये स्टैटिक पोर्शन के साथ में थोड़ा जोड़ के चीजें बता रखी हैं। यदि आप इन कीवर्ड्स को देखना चाहो या तुम्हें पता नहीं है तो ये कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और स्वामित्व योजना इसके बारे में पूछा भी जा चुका है UPSC में, तो आप स्वामित्व नक्शा इनको थोड़ा सा जोड़ के भी देख सकते हो। अब क्या है, ये अगला आर्टिकल है RBI का है। RBI है तो इन्होंने उन्नत नियामक ढांचा, उन्नत नियामक ढांचा और उपभोक्ता संरक्षण उपाय, इनके साथ में क्या है, फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत किया है। सबसे पहले बात है आपको है ना फिनटेक समझना जरूरी है। फिनटेक मतलब दो चीजों से मिलके बना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। मतलब जो वित्तीय क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाली कंपनियां होती हैं और वो टेक्नोलॉजी का यूज में लेती हैं, तो वो है ना फिनटेक कंपनियां होती हैं। जैसे आप एग्जांपल खुद पहले सोचो, फिर उसके बाद में मैं अभी बताना शुरू कर रहा हूँ। जैसे देखो गूगल पे, फोन पे, ठीक है, ग्रो ऐप, इस तरीके से, और कुछ जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं अलग अलग, जो ऑनलाइन है ना लोन वगैरह देती हैं, वो हो गई, या शेयर मार्केट वाली कंपनियां हो गई, या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब चीजें हो गई, ये सब है ना फाइनेंस टेक्नोलॉजी है, तो वही होती हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये डेली चेंज होने वाली है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज होते हैं डेली, है ना, इनके अंदर इनोवेशन आ रहा है, नई नई चीजें इनके अंदर आ रही हैं। तो RBI ने कहा है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं, तो वो एक ग्रुप बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ग्रुप, अपना एक ग्रुप बनाएंगी, और उसके अंदर वो नियामक की संस्था है वो खुद बनेंगी, ठीक है। तो इनका ये नियामकीय संस्थाएं ये खुद बनेंगी, इनके अंदर कुछ बोर्ड वगैरह बनाएंगे, और उसके बाद में इनके रेगुलेशन तरीके से क्या क्या हो सकते हैं वो आप खुद ही इसको रेगुलेट करो, और ऊपर इनके RBI रह जाएगा। RBI कहेगा हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन आप अपने नियामक जो चीजें ढांचा है तो वो आप खुद तैयार करो, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अच्छी अच्छी कंपनी है उनके बारे में, ठीक है। तो इससे क्या है, RBI का भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर क्या है कि इनको थोड़ा ज्यादा ज्यादा पता होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो ओनर होते हैं उनको ज्यादा पता होता है, और इसके अंदर बार बार चेंज करने की भी जरूरत नहीं होगी कि सरकार एक बार चेंज करे फिर उसके बाद में डेली उनको कुछ ना कुछ नया चेंज करना पड़े। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, सरकार और नियामक, तो डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म हो गए, और भुगतान एग्रीगेटर हो गए, इन सब से जुड़े हुए मुद्दों की समीक्षा के लिए ना निरंतर संवाद कर रहे हैं अभी। फिर SROFT ढांचा, ये जो ढांचा है ना इसी की बात कर रहा था मैं। SROFT मतलब फिनटेक के अंदर जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मानक, नियामक और आचार संहिता वगैरह ना ये तय की जाएंगे इनके द्वारा, ठीक है। फिर DPDP अधिनियम 2023, और इसके लिए नियम बना था 2025 के अंदर, जो मतलब डाटा प्रोटेक्शन के लिए आपको पता है 2023 के अंदर एक्ट बना था, उसके लिए नियम 2025 के अंदर बने थे। अब जैसे मान लो कोई लोन लेने वाली कोई संस्था है, लोन देने वाली सॉरी, और हम जैसे लोगों को वो लोन देती है मंथली, आपको ना वापस EMI वगैरह देनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो उसके अंदर क्या है कि यदि आप टाइमली EMI वगैरह नहीं चुका पा रहे हो, तो वो क्या है आपके डेटा को ना कहीं और लीक कर देती है, या आप चुका भी रहे हो तो भी लीक कर देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये क्या है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसके तहत है ना ये नियम जितने भी बनाए जाएंगे वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए जाएंगे कि उनका डेटा वगैरह भी लीक नहीं हो कहीं भी, ठीक है। जो फिनटेक कंपनियां होती हैं ये बहुत ज्यादा लीक कर देती हैं, तो इनके लिए इनका नियम है। फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध के लिए रिपोर्टिंग पोर्टल है 1930, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देखो सचेत पोर्टल है, इसके बारे में बता रखा है, ये साइबर अपराध के लिए नहीं है। सचेत से समझ में आता है कि भाई साइबर अपराध के लिए, सचेत अपराध ये साइबर अपराध के लिए नहीं है, ये है अवैध धन संग्रह की शिकायत के लिए। अवैध तरीके से किसी ने धन संग्रह कर लिया है तो उसकी शिकायत करने के लिए ये पोर्टल है। ये मान लो आपके अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे गलत तरीके से हुआ है, या फिर कोई दूसरे के बारे में आप शिकायत करना चाहते हो तो उसके लिए है, ठीक है। अब अब देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है अगला। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स
आपको मैं पहले बता चुका हूँ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये होता है कि मान लो कोई फिनटेक कंपनी है जो शुरू के अंदर अपनी स्टार्ट ही करना चाह रही है, मान लो एक पेटीएम के जैसे ही एक नया कोई पेटीएम जैसा कोई आना चाह रहा है। अब वो क्या है कि उसको मिट्टी के अंदर जैसे बच्चा है वो खेलता है तो उसके लगती नहीं है, उसको कोई चोट नहीं लगती, उसी तरीके से उसके अंदर क्या होता है कि उसको 5 से 10 है ना, ऐसे मान लो एग्जाम्पल कि 5 से 10 है ना ग्राहक दे दिए जाते हैं, और वो उनके अंदर उनको ट्रांजेक्शन वगैरह करवा के ऐसे अंदर ही अंदर है ना अपने ट्रांजेक्शन वगैरह के एक करवा के वो पूरा है ना एक इकोसिस्टम छोटा तरीके से इंक्यूबेशन तरीके से उनको फिक्स कर दिया जाता है। अब ये बड़े लेवल पे जाएंगे, पहले कुछ दिनों तक है ना 5-10 लोगों पे इन्होंने परीक्षण किया, और फिर उसके बाद में ये बड़े लेवल पे चले जाएंगे, अपनी जो ऐप वगैरह लॉन्च करनी है वो बड़े लेवल पे कर देंगे। तो ये क्या है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेबी का है ना, ये आरबीआई का है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर डिजिटल ऋण दिशा निर्देश, डिजिटल ऋण के लिए कुछ दिशा निर्देश वगैरह है ना, ये आरबीआई जारी करती है। अब इसके अंदर क्या है कि प्रत्यक्ष खाता विवरण है वो आप नहीं दोगे किसी को भी। फिर उसके बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड है, मान लो कि किसी ने पैसे उधार लिए हैं आपसे डिजिटल तरीके से फिनटेक कंपनियों से, तो क्या है कूलिंग ऑफ पीरियड है ना आपको देना पड़ेगा, यदि वो टाइम से नहीं चुका पा रहा है तो उसके लिए डेटा की गोपनीयता रखना अनिवार्य है। और अवैध ऋण है, एप्स हैं जो उनको है ना खत्म कर दिया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा। इस तरीके से आपको रेगुलेशन बनाना है, ये आरबीआई ने बताया है। ठीक है, तो एक अकाउंट एग्रीगेटर का ढांचा होता है कि मतलब कुछ तरीके से कि विनियमित सहमति आधारित ना वित्तीय डेटा साझाकरण करना, फिर उसके बाद डिजिटल ऋण परिस्थितियों तंत्र को महत्वपूर्ण अवसंरचना स्तंभ देना। ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए ये फिनटेक कंपनियों के लिए काम करने वाले इस तरीके से, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मेंस के लिए है कुछ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखो ये सारा का सारा है ना वो स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप देख लेना। आरबीआई को पढ़ना है आपको, सेबी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, पीएफआरडीए के बारे में पढ़ना है। ये सारी वित्तीय नियामक है ना संरचना होती है, एफएसडीसी है, है। फिर यूपीआई और एनपीसीआई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो। डिजिटल भुगतान के लिए कौन कौन से हैं, सुरक्षा नियंत्रण है। तो ये कुछ वैसे नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है, कंप्लीट है आज। तो इसके अंदर देखो आज 10 क्वेश्चन है, आप एक एक करके लिखो, आंसर बताना मेरे को ईमानदारी से। वैसे मैंने आंसर इसी क्लास के अंदर ही दे दिए हैं। 2, 3, वैसे आप पीडीएफ से भी देख सकते हो। टाइम खराब ना हो। 7, 8, 9 और 10। हाँ, सबके आंसर सी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखना इनको। और आंसर मैंने लास्ट के अंदर ये दे रखे हैं, इनको मैं थोड़ा जल्दी आगे कर देता हूँ। आपको आंसर देखने हैं तो पीडीएफ करना, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखाना। मेंस के 5 क्वेश्चन है, इनको आप है ना वहां से देख लेना। ये सारा मैं ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, आज काफ़ी टाइम हो गया है, आज सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, काफ़ी ज़्यादा हो गया।